तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हम इतिहास का चैप्टर चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद, और इसका ये आज 5वां भाग है। और अभी तक जो हमने सीख लिया है इस चैप्टर में, पहला विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और उसका विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ये देख लिया है। आज जो हम देखने वाले हैं वो उसमें देखिए आंदोलन जो चला वो किस तरह से रहा, उसकी हम थोड़ा सा आज आकलन करेंगे और उसमें क्या क्या कमियां थीं जिसके कारण वो एक तरह से असफल रहा। तो उसके विषय में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पूना पैक्ट। ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा घटनाक्रम था रहा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इसी कारण इसी को आगे चल के देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति थी कि फूट डालो और राज्य करो, वो उसी के तहत था। तो देखते हैं ये कैसे था। देखिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, एक इस तरह से हेडिंग लिया है, असफलता भी कह सकते हैं इस आंदोलन की। असफलता के कारण भी कह सकते हैं इसको, आज जिन पर हम बात करने वाले हैं। देखिए पिछले भाग में हमने जो बात की 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुई है इसकी। 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुआ और उसके बाद आंदोलन तेज़ी से चला और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ जो असफल रहा। ये पिछले चैप्टर तक हमने पढ़ लिया है। ये इसके बाद आगे देखते हैं और पूरी कहानी देखनी है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ से आगे एक चीज़ हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें थीं वो कैसे कैसे घटनाक्रम चला था। देखिए जो असफलता थी उनको हम 6 बिंदुओं में कवर करेंगे। दलित वर्ग की समस्याएं, मुस्लिम वर्ग की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं, श्रमिकों की समस्याएं और महिलाओं की समस्याएं। ये 6 बिंदुओं को लेकर हम इनकी असफलता या उनकी सीमाओं की बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं दलित वर्ग की क्या समस्या थी। देखिए दलित वर्ग को उस समय भी अछूत माना जाता था, उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो इसके लिए ये अंबेडकर साहब को बहुत दिल में ठेस पहुंचती थी और उनको उस समाज को उठाने की कोशिश में लगे थे। उस समाज को कैसे उठाया जाए, और उसके लिए उन्होंने 1930 में ही एक दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। और उस संगठन की स्थापना करके जो दलित वर्ग था उसको इकट्ठा किया था। अब देखिए वही दौर है जब 6 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन चल रहा है और उसी समय अंबेडकर साहब दलितों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो मेन स्ट्रीम थी, जो कांग्रेस की जो मुख्य आंदोलन था, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो अब हुआ क्या था, देखिए पूरा घटनाक्रम एक बार देख लेते हैं। दलित नेताओं ने अपने समाज के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग की और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। ये चाहते थे वो लोग। और इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी बात की है कि इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था, 2 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी गांधी जी के बीच में कहासुनी हुई थी। देखिए जो 2 गोलमेज सम्मेलन हो गया, उसके बाद ये वहाँ से ये लोग तो चले आए, असफल रहा, इनसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन बाद में देखिए दिसंबर 1931 में, कब हुआ है, दिसंबर 1931 में, और ये है 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा एक सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है।
अभी इसको थोड़ा समझ लीजिए, सामुदायिक पंचायत ही है क्या। देखिए, उन्होंने 11 समुदायों को छांट लिया है। 11 समुदाय, जिसमें से ये उच्च वर्ग अलग है, जो कुछ लोग हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोगों को छांट लिया। मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, भारत में रहने वाले ईसाई हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, पारसी हैं, और जो दलित हैं जिनको अछूत कहा जाता था, पिछड़े हैं, और अन्य यूरोपीय हैं। इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल था क्या। देखिए, ये पृथक निर्वाचक मंडल से मतलब है कि एक जो पूरा भारत था, जो चुनाव होता था, उस चुनाव में एक तो सामान्य सीट जिसको सभी लोग वोट देंगे, एक उम्मीदवार खड़ा है जो सभी कम्युनिटी के, सभी समुदायों के लोग वोट डाल रहे हैं, और एक कैंडिडेट और खड़ा होगा, एक और खड़ा होगा जिसके लिए उसी वर्ग के, उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे 11 समुदाय ये थे और एक सामान्य निर्वाचन, तो प्रत्येक क्षेत्र से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। 12 कैंडिडेट खड़े होंगे तो एक तो कैंडिडेट जो सामान्य निर्वाचन के लिए होगा, वो उसके लिए तो सभी लोग वोट डालेंगे, और जो 11 अलग अलग समुदायों के होंगे, जैसे दलित है तो दलित के जो कैंडिडेट दलित ही होगा, और दलित के लिए दलित लोग ही वोट डालेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मुस्लिम वोट डालेंगे, ईसाई के लिए ईसाई वोट डालेंगे। तो इसलिए इस तरह से अपने अपने समुदाय का भी एक एक प्रत्याशी होगा। तो इस तरह से दो तरह से जाएंगे, एक सामान्य निर्वाचन से जाएंगे और एक सामुदायिक निर्वाचन से जाएंगे। तो जो सामुदायिक निर्वाचन था वो उसी समुदाय के द्वारा चुना जाएगा उनका उम्मीदवार। तो ये जो था, ये था सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं। यानी ये जो 11 समुदाय थे, इनको 2 वोट डालने का अधिकार दिया गया था, और इनको छोड़कर जो थे वो उनको एक ही वोट डालने का अधिकार था। इस तरह की ये जो इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, इसी को फूट डालो और राज्य करो के नाम से भी जाना गया। ब्रिटिश के द्वारा फूट डालो और राज्य करो, तभी से चला आ रहा है, फूट डालो और राज्य करो। यानी वहाँ उन्होंने ये जो बड़ा आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा, उसको उसमें फूट डालने का काम किया, राज्य करो। इस तरह का ये घोषणा थी, फूट डालो और राज्य करो। ये घोषणा होने के बाद गांधी जी तो पहले से ही इसके खिलाफ थे। उनको ये मालूम था कि ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, इससे ये कमज़ोर हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया गांधी जी ने। हालांकि गांधी जी जब 1931 में जब वापस आते हैं दिसंबर में, 1932 यानी जनवरी से ही दोबारा आंदोलन शुरू कर देते हैं, और आंदोलन तेज़ी से चलता है तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनको फिर पकड़ के जेल में रख दिया था, तो ये जेल में है, और इन्होंने जेल में ही 20 सितंबर फिर इम्पोर्टेंट डेट है, 20 सितंबर को इन्होंने अनशन पर बैठ गए। तो अब जो बाकी जो बाहर नेता हैं उन्होंने, अब देखिए जो कम्युनल अवार्ड है उनके सपोर्ट में कौन है, अंबेडकर साहब हैं, उनके सपोर्ट में है अंबेडकर साहब। तो अभी इन्होंने जो बाहर नेता थे उन्होंने अंबेडकर साहब को मनाया और कहा कि इस मांग पर आप मान जाएं। तो ये अंबेडकर तैयार हो गए और गांधी जी के पास गए। 24 सितंबर इम्पॉर्टेंट डेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट डेट है, 24 सितंबर 1932। इस दिन ये पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी के पास गए, और यहाँ पर एक समझौता इनके बीच में साइन हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इस जो कम्युनल अवार्ड को लेकर जो समझौता हुआ है उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस समझौते में ये जो 2-3 बिंदु खास थे वो यही थे कि एक तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो निर्वाचक मंडल अलग से जो कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी, यानी पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब जो दलित वर्ग था उनको 2 वोट डालने का अधिकार था, उस मांग को उन्होंने छोड़ दिया, अंबेडकर साहब ने। और लेकिन अब इनके बदले में क्या हुआ, जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थीं
प्रांतीय विधानमंडलों, देखिए प्रांतीय विधानमंडलों में 71 थी पहले, जो बढ़ाकर 147 कर दी गई। और इसके साथ जो केंद्रीय विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका की जो कुल सीटें हैं उसकी 18% रिजर्व कर दी गई दलितों के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट कंपटीशन में भी आता है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, बहुत समझ लीजिए। और इसीलिए हमने पीछे से समझाया है। ये कम्युनल अवार्ड से लेकर कम्युनल अवार्ड जो घोषणा की है उसके यहीं से बैकग्राउंड बनता है पूना पैक्ट का। और ये यहाँ तक इससे पहले हमने बात की थी कि 1930 में इन्होंने एक अपना समुदाय बना ही लिया था, दलित वर्ग एसोसिएशन उसके नाम से, और उसका यहाँ पर आरक्षण की थी उनके माध्यम से। तो ये पूना पैक्ट था। और इस पूना पैक्ट के बाद पूना पैक्ट हुआ है 1932 में। हालांकि तब तक ये आंदोलन काफ़ी ठंडा पड़ गया था। और ये जो घटनाक्रम था, गांधी जी जो कांग्रेस और ये जो दलित वर्ग एसोसिएशन था, यानी दलितों का जो संगठन था, उनके बीच में टकराव बना रहा लगातार इस आंदोलन के दौरान। और उसी का ये कारण था कि ये दलित जो आंदोलन था, ये कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको शंका की दृष्टि से हमेशा देखता रहा, यानी इसकी वजह से वो जो है आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। ये रहा दलितों की समस्याएं। अब देख लेते हैं मुस्लिमों की समस्याएं क्या थी। देखिए मुस्लिमों की समस्याएं अलग थी। हमने पहले असहयोग आंदोलन में देखा था कि खिलाफत आंदोलन चल रहा था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था 6 अप्रैल 1919 को, उसके बाद और वो कमज़ोर पड़ गया था। 10 अप्रैल को ये घटना हुई और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का कांड हुआ। उसके बाद गांधी जी ने उसको बंद कर दिया। और इस आंदोलन को बड़े रूप में चलाने के लिए खिलाफत के जो आंदोलन के जो लोग थे उनसे बात की, शौकत अली बंधुओं से बात की थी, और उनको एक साथ सितंबर 1920 के जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें उनको राजी कर लिया था। उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ चला। लेकिन उसके जो जैसे ही वो शांत पड़ा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद में ये आंदोलन बंद हो गया था, यानी उस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद ये जो मुस्लिम लोग थे वो थोड़े से अलग होने लगे। और ये जो कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा जो थी उसके नज़दीक आने लगी, जो कट्टर लोग थे। अब देखिए जो मुस्लिम लीग थी यानी मुसलमान लोग थे वो और कांग्रेस पहले से अलग हो चुके थे, लेकिन असहयोग में एक साथ हुए थे, बाद में फिर अलग हो गए। एक बार फिर प्रयास किया गया 1927 में, 1920 जैसा ही, सितंबर 1920 जैसा एक बार फिर प्रयास हुआ। यहाँ पर 1927 में ये जो प्रयास हुआ और सब लोगों से बात की गई। 1928 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें एक हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर थे। इन्होंने खुलेआम उनकी निंदा की मुस्लिमों को ही, और निंदा तो कोई सह नहीं पाएगा। तो जैसे ही निंदा की वो सम्मेलन में लोग नाराज़ हो गए, और नाराज़ हो गए तो मुस्लिम नेता जो है अलग हो गए। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके आंदोलन में, जो बड़े जो नेता थे वो उन्होंने मना कर दिया, वो यानी उन्होंने दूरी बना ली इसे। एक चीज़ और थी कि जो मुस्लिम नेता थे वो ये कट्टरता को देखते हुए, चूँकि वो अल्पसंख्यक थे और इसलिए वो ये मानते थे कि ये जो अगर भारत स्वतंत्र हो जाता है तो फिर हमारा अस्तित्व कहीं खतरे में पड़ जाएगा। तो उनको अपने अस्तित्व यानी अपनी हैसियत को लेकर चिंता थी। जो बुद्धिजीवी वर्ग था और जो मुस्लिम के नेता थे उनको अपने अल्पसंख्यक थे तो मुसलमान होने की हैसियत को लेकर उनको चिंता थी। और इसी वजह से इसीलिए कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी असभ्य जो समन्वय अवज्ञा आंदोलन था उसमें खास उत्साह नहीं दिखाया, यानी उससे दूर गए। तो देखिए दो वर्ग अलग हो गए, एक दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग, ये अलग हो गया। तो अब और आगे क्या हुआ था, देखिए किसानों की अलग समस्याएं थी। देखिए किसानों की थोड़ी अलग टाइप की समस्या कैसी थी। किसान दो भागों में बटा हुआ था। एक तो
किसान दो भागों में बटा हुआ था, एक जमींदार जमींदार और जो किसान मजदूर हैं, मजदूर किसान हैं, यानी जो खेती करते हैं। तो उनकी अलग अलग समस्याएं थी। इनकी जो समस्या थी कि इनसे जो ज़मीन का भाड़ा लिया जाता था जमींदारों के द्वारा भाड़ा लिया जाता था, तो ये तो चाहते थे कि ये भाड़ा ख़त्म हो जाए, और ज़मींदार ये चाहते थे कि इनको जो टैक्स देना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो बंद हो जाए। अब दोनों की मांगें अलग अलग थीं, ये इनको दे रहे हैं और ये अंग्रेज़ों को दे रहे हैं, यानी ये तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी किसान हैं वो ज़मींदार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब ये गांधी जी के सामने भी बड़ा समस्या हो गई। अब देखिए, ये संपन्न किसान थे, वो उनकी मांग लगान की माफ़ी की थी, और गरीब किसानों का ज़मीन भाड़ा विरोधी मांग थी, इनकी लगान माफ़ी। तो और ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, ये इनको भाड़ा देते हैं और ये उनको लगान देते हैं। तो ये इनको लगान चाह रहे हैं कि भाड़ा बंद हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि लगान माफ़ी बंद हो। तो इनमें आपस में फूट पड़ गई। अब इनमें आपस में फूट गई तो इन्होंने गांधी जी ने इनका साथ लेना उचित समझा। अब देखिए, कांग्रेस जो थी गरीब किसानों को समर्थन न देने से इनको समर्थन नहीं दिया। किसको? इनके नज़दीक हो गई, क्योंकि ये जो जमींदार लोग थे ये कांग्रेस के सदस्य भी थे, कांग्रेस के नज़दीक थे। तो जब ये कांग्रेस के नज़दीक है तो किसान जो मजदूर है वो बेचारा दूर हो जाएगा, गरीब वाला, तो वो दूर हो गया। अब देखिए, एक चीज़ और है, आंदोलन चलने के लिए भीड़ होती है और भीड़ यहीं से आनी थी, और भीड़ कम हो गई तो स्वतः ही वो आंदोलन फीका पड़ जाना था। तो इस तरह से ये कारण भी इम्पोर्टेंट रहा कि जो किसान थे वो इनसे झगड़ते रहे, जमींदारों से झगड़ते रहे। अब की बार वो बड़े आंदोलन में नहीं शामिल हुए। व्यापारियों का क्या सीन था? देखिए, 1920 में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो मैंने नोट की हैं। ये जो भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसाय कांग्रेस, इसका गठन किया है 1920 में। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इसका गठन किया इन्होंने 1920 में। और 1927 में भारतीय वाणिज्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिक्की, आज भी है ये संगठन, फिक्की, FICCI, फिक्की, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की, इसकी स्थापना हुई है 1927 में। ये आ सकता है, ये परीक्षा में आ सकता है 1927 में। कब हुई है फिक्की की, FICCI की स्थापना कब हुई या उसका गठन कब हुआ? 1927 में। ये व्यापारियों ने अपने अपने संगठन बनाई। देखिए, व्यापारी अपने हितों को देखते हैं, तो यहाँ इन्होंने वो चाहते थे जो पाबंदियाँ हैं अंग्रेज़ों की वो हट जाएं, और इसीलिए वो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन उनका उत्साह कब दूर हुआ? जब ये थोड़ा फीका पड़ गया कि जब 1931 दिसंबर 1931 में दूसरे गोल में सम्मेलन को बड़ी आशाएं थीं, और वो ये समझ रहे थे कि गांधी जी की बात मान ली जाएगी, लेकिन उनकी मांगें जो थीं वो नहीं मानी गई। उन पर इनका भी था ना, इनकी भी मांगें थीं उसमें, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई। और इसके बाद दूसरे गोल में सम्मेलन की असफलता के बाद उनका उत्साह मंद पड़ गया, और वो अपने व्यापार जैसे पहले चलाते थे वैसे ही चलाना शुरू कर दिया, यानी इस आंदोलन को समर्थन उनका उतना नहीं रहा। तो स्वाभाविक तौर पर ये आंदोलन फीका पड़ना ही था। अब आगे ये जो औद्योगिक श्रमिक थे, देखिए उद्योगपति और औद्योगिक श्रमिक, इन दोनों में फ़र्क था। उद्योगपतियों की अलग मांगें थीं और औद्योगिक श्रमिकों की अलग मांगें थीं। औद्योगिक श्रमिक वही जैसे जमींदार और किसान का संबंध था, ऐसे ही औद्योगिक श्रमिकों और औद्योगिकपतियों का संबंध था। तो कांग्रेस उद्योगपतियों के साथ नज़दीक दिखने लगी और कृषकों की समस्या में जमींदारों के नज़दीक दिखने लगी। तो जो कृषक उधर किसान अलग हो गया और इधर जमींदार जो औद्योगिक श्रमिक है वो अलग होने लगा। तो और भीड़ यही लोग करते हैं, बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये लोग
अलग हो गए तो आंदोलन में भीड़ इकट्ठा होना कम हो गई, जिससे आंदोलन फीका पड़ गया। एक इम्पॉर्टेंट और है इसमें, जो ये लास्ट पॉइंट है, महिलाओं की समस्या। अब देखिए महिलाओं की इस बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और ये इन्होंने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, नमक बनाया, जुलूस निकाले, और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग जैसे बताया था ना, दुकान के बाहर चैन बना के खड़े हो जाना, कोई भी उस दुकान पर जो कस्टमर जा रहा है उसको रोकना, तो इस तरह से वो खड़ी होती थी चैन बनाकर, और जेल भी गई। अब देखिए इतना पूरी तरह से सक्रिय भागीदारी निभाई। लेकिन अब देखिए यहाँ पर गांधी जी का विचार क्या था, लेकिन जो गांधी जी का विचार था महिलाओं के प्रति वो बहुत ठीक नहीं था। वो ये चाहते थे कि जो महिलाएं हैं वो घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है, ये विचार था। और इसी के कारण उनको लंबे समय तक कोई संगठन में कोई पद नहीं दिया गया। और ये जो कांग्रेस थी वो केवल इनकी बहुत भागीदारी से उत्साहित नहीं थी, वो कांग्रेस ये चाहती थी कि ये प्रतीकात्मक तौर पर हमारे साथ रहें बस, बहुत ज़्यादा बड़े आंदोलन की को भागीदारी की इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रतीका, जबकि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आधी आबादी कही जाती है, और इसको जब दूर रखेंगे तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उसका कि आंदोलन फीका पड़ना था। तो इसी कारण महिलाओं का भी आंदोलन में उदासीनता की स्थिति पैदा हो गई। तो ये 6 कारण थे जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक तरह से असफलता के कारण रहे। ये आज हमने समझा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे फिर हम इसके एक राष्ट्रवाद को लेकर आएंगे। राष्ट्रवाद में क्या क्या जो किस तरह से राष्ट्रवाद पैदा होता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं राष्ट्रवाद के लिए, झंडा है, चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रगीत है, वगैरह वगैरह, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।